हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, चमोली जनपद से हमने दो वीडियो चमोली जनपद के संबंध में हमने दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड की है और ये हमारी पार्ट 2 और अंतिम चमोली जनपद की अंतिम वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों आइए देखते हैं चमोली जनपद का आज ये थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम चमोली जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल। प्रमुख पर्यटक स्थल में से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों रूपकुंड। तो रूपकुंड हमारा चमोली में रहस्यमयी ताल है जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। सबसे पहले ये इसके बारे में ये बात है। रूपकुंड नरकंकाल की खोज 1942 ईस्वी में रेंजर आर माधवन ने की, जबकि दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसको कहा जाता है? स्वामी परमानंद को जाता है। रूपकुंड के कंकालों का आनुवंशिक परीक्षण करने के बाद पता चला कि ये अस्थियां कोंकण के चित्त पावन ब्राह्मणों की है। तो रूपकुंड के कंकालों का आनुवंशिक परीक्षण किया है, जेनेटिकल जो एक्सपेरिमेंटल किए होंगे दोस्तों। उसके बाद पता चला कि ये अस्थियां कोंकण के चित्त पावन ब्राह्मणों की हैं। ठीक है, तो ये था रूपकुंड। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पर्यटक स्थल है ग्वालदम। तो ग्वालदम चमोली एवं बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है जो प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब एवं चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पर्यटक स्थल हमारा दोस्तों जोशीमठ। आइए दोस्तों ऐतिहासिक संबंधित देखते हैं जोशीमठ के बारे में। तो जोशीमठ कत्यूरियों की राजधानी थी। कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। प्राचीन समय में इसे योशी कहा जाता था। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी एवं यहीं पर पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये है कि जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ उन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर बनाया था। तो कहाँ बनाया था? तो बनाया था जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, भगवान नरसिंह मंदिर बना हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य कौन थे? टोटकाचार्य बने, जिस कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा एवं 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ के पास कुंवारी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था। नेक्स्ट पर्यटक स्थल है दोस्तों हमारा गौचर। कौन सा है? गौचर। तो गौचर क्या है? अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा एक रमणीय समतल मैदान है। 1920 ईस्वी में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गौचर आई थी, तब से इस शहर को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली। 1920 ईस्वी में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गौचर आई थी, तब से इस शहर को राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिली। लेडी वेलिंगटन ने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया। गोचर का औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 ईस्वी में तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। गोचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। और 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पर्यटक स्थल है दोस्तों हमारा माणा गांव। माणा गांव तो चमोली जिले में स्थित माणा गांव देश के अंतिम गांव में से एक है। इसे पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है। तो ये माणा गांव अब क्या हो गया? देश का पहला गांव हो गया, अंतिम गांव न होकर पहला गांव। ये हो गया दोस्तों पहला गांव। माणा के पास सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो माणा के पास सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है और जिसे किस नाम से जाना जाता है? केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला या भीमपुल स्थित है। मुचकंद व्यास गणेश गुफा माणा के दर्शनीय स्थल है। माणा गांव भोटियों की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। जो ग्रीष्मकालीन गर्मियों में ये लोग माणा गांव में भोटियों की मारछा जनजाति वहाँ पे निवास करती है। माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता
माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटाकर्ण का मंदिर स्थित है। घंटाकर्ण का मंदिर भी माणा गांव में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों की माणा के पास नीलकंठ चोटी है जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर्यटक स्थल है दोस्तों हमारा औली। औली चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है जो नंदा देवी, कामेट, हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 ईस्वी से स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत किया गया। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। औली परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 1993 को औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य कब पूर्ण हुआ था, तो यह अक्टूबर 1993 में हुआ था। एशिया का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा रोपवे औली में है और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 4.15 किलोमीटर है। एशिया का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा रोपवे औली, लंबाई इसकी 4.15 किलोमीटर। औली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर से मार्च है। औली के पास गुरसो बुग्याल चतरकुंड है। औली में अंजनी माता का मंदिर है। दयाली सेरा नामक स्थान औली चमोली में स्थित है। दयाली सेरा। अब देख लेते हैं दोस्तों चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। तो लवकुश मंदिर ये भी चमोली जनपद में स्थित है। अनसुईया माता का मंदिर एवं अत्रि मुनि आश्रम चमोली में स्थित है। बदाणीगढ़ मंदिर चमोली के चिल्ला घाटी क्षेत्र में है। गोपीनाथ मंदिर चमोली के गोपेश्वर में है। चमोली के गोपेश्वर में है। जलेश्वर महादेव का मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है। लाटू देवता का मंदिर चमोली में है। लाटू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है। बैरासकुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा की जाती है। ये विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि किस जनपद में या चमोली जनपद कौन से स्थान में रावण की पूजा की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों बैरासकुंड में। कहाँ पर की जाती है? बैरासकुंड में की जाती है। अब देख लेते हैं दोस्तों चमोली में स्थित पंचबदरी। तो चमोली में कौन कौन से पंचबदरी हैं? बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहते हैं। आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह है। आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह है। वृद्ध बद्री जोशीमठ के समीप है। इसे पहली बद्री भी कहा जाता है जिसका पुराना नाम क्या था? अनीमठ था। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। कहाँ पे? वृद्ध बद्री में। योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है। यहाँ पांडुशिला भी है। बहुस्य बद्री चमोली के जोशीमठ के समीप सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। बहुस्य बद्री कहाँ पर है? चमोली के जोशीमठ के समीप सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों की चमोली जनपद के प्रमुख त्योहार व मेले। हरियाली पूरा मेला नौटी गांव चमोली में चैत्र मास की पहली गते को लगता है। काश्तकार मेला ग्वालदम चमोली में लगता है। बैरासकुंड मेला यह चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है जहां रावण ने शिव की पूजा की थी। बैरासकुंड मेला। बसंत बुरांस मेला चमोली में। कुलसारी का मेला ये भी चमोली जिले में लगता है। उमा कर्ण महोत्सव कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। तिमुंडा मेला जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने के कुछ दिन पहले लगता है। गुराऊ मेला माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। बोरी मेला चमोली के पास चमोली के बाण गांव में, कौन से गांव में? बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। बंड विकास मेला चमोली के पीपलकोटी में लगता है। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष बाद किया जाता है। अठवाड़ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में माणा के घंटाकर्ण मंदिर में होता है। अठवाड़ मेले का आयोजन
प्रत्येक 12 वर्षों में माणा के घंटाकर्ण मंदिर में। ठीक है। चमोली जनपद में नौठा कौतिग कौतिग बोलते हैं दोस्तों मेला को, तो देख लेते हैं। नौठा कौतिक उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। पाषाण माने पत्थर युद्ध के लिए। नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाते हैं। नौठा कौतिक उत्सव का वर्तमान नाम क्या है? हिमालय महोत्सव कर दिया गया है। इसे नौठा कौतिक उत्सव का नाम क्या कर दिया है? हिमालय महोत्सव कर दिया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों चमोली का रम्माण उत्सव। तो रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़, डुंगरा, सेलंग आदि गांवों में बैसाख माह यानी अप्रैल में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से जाना जाता है। तो रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण क्या है? इसे रम्माण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिन तक मनाया जाता है, यानी 11 और 13 दिन, जिसका आयोजन सलूड़ डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। सलूड़ और डुंगरा की जो ग्राम पंचायत है इसके मिलके करते हैं। रामायण पात्र में क्या होता है दोस्तों कि इस उत्सव में पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रामायण उत्सव में मुखौटों के दो रूप हैं, ध्योपतर देवताओं के मुखौटे व खलियारी यानी मनोरंजन मुखौटे। यानी एक देवताओं के मुखौटे होंगे और एक खलियारी यानी मनोरंजन के लिए कोई भी हम मुखौटे लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि रामायण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामायण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता एवं पूरी रामायण में 18 मुखौटे होते हैं। कितने मुखौटे? 18। रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन होता है। स्थानीय लोगों और गोरखों के बीच का युद्ध वर्णन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों रामायण उत्सव में कुरु जोगी का एक हास्य नृत्य है। हास्य नृत्य कौन सा है? कुरु जोगी। बणियाण नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है, तो ये कह सकते हैं बणियाण नृत्य। मौर्याण नृत्य उत्सव रामायण उत्सव में पशुपालक एवं उसकी पत्नी से संबंधित। तो पशुपालक एवं उसकी पत्नी से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो मौर्याण नृत्य। रामायण उत्सव में नरसिंह एवं प्रहलाद के पत्र भी प्रमुख है। नरसिंह एवं प्रहलाद के पत्र भी इसमें प्रमुख है। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में घोषित करने का श्रेय किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कुशल सिंह भंडारी को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि 2016 में गणतंत्र दिवस झांकी की थीम क्या थी? रामायण उत्सव था। 2016 में गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम क्या थी? तो रामायण उत्सव था। ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा बड़ी। ठीक है। तो नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो विश्व की अनोखी पदयात्रा है। यह यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। 12 वर्षों में एक बार होती है। 20वीं सदी के पहली नंद राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। 20वीं सदी की जो पहली नंद राज यात्रा थी वो कब हुई थी? 1905 में हुई थी। नंदा राजजात चमोली के कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। देख लेते हैं आगे। नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, पैदल यात्रा है। यह 19 से 20 दिन में पूरी होती है, जो चांदपुर के राजकोरों द्वारा आयोजित की जाती है। चांदपुर के राजकोरों द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में की जाती है। नंदा देवी या पार्वती को क्या मानते हैं? अपनी बेटी की तरह मानते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा यानी बकरा तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छंतोली लिए लोग चलते हैं। तो सबसे आगे पहले क्या जाता है? 4 सींगों वाला मेढ़ा, बकरा बोलते इसको। नंदा देवी बकरा तो या खाड़ो बोल सकते हैं इसको, है ना,
खाड़ू बोलते हैं। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है, तो ये है कुलसारी। नंदा देवी राजयात यात्रा में नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुलदेवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुलदेवी के साथ इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। नंदा देवी राजयात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है। बाण में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। तो बाण में नंदा देवी का जो भारवाहक लाटू देवता है वो यात्रा में शामिल होता है। नंदा देवी राजजात यात्रा जब बेदनी कुंड में पहुंचती है, वहां मंदिर में ब्रह्मकमल से देवी की पूजा की जाती है। बेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली धार है। इस स्थान को पातर नचौड़ियाँ कहा जाता है। यहाँ से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि किस स्थान से महिलाएं नंदा राजा यात्रा में शामिल नहीं होती, तो ये पातर नचौड़ियाँ से ये महिलाएं शामिल नहीं होती है। पातर नचौड़ियाँ के पड़ाव के बाद शिला समुद्र पड़ाव आता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि नंदा देवी राज यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सींग वाले खाड़ू के पीठ पर रखे खैरवा फांचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है एवं खाड़ू को छोड़कर नंदा देवी राजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर नौटी पहुंचते हैं। उस रास्ते से नहीं बल्कि अन्य रास्ते से नौटी पहुंचते हैं। 12 वर्षों बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राज यात्रा का पहला आयोजन 14 वर्षों बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई। 6 अगस्त 2014 को संपन्न हुई और इससे पहले सन 2000 में यात्रा हुई थी। तो ये था दोस्तों नंदा देवी राजात यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट देख लेते हैं चमोली जनपद में सरकारी संस्थान व विभाग। तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये चमोली में है, गोपेश्वर में। राज्य विधि कॉलेज चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में चमोली के गौचर में किया गया। नेक्स्ट है कि राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान यह है पिपलकोटी चमोली में स्थित है। चमोली के किमोठा ग्राम को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था। क्या किया गया था? संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था। कौन सा गांव? चमोली का किमोठा गांव। कब? 2008 में। चमोली जनपद संबंधी विविध देख लेते हैं, मिसलेनियस देख लेते हैं चमोली जनपद के बारे में क्या गया है। तो पागल नाला चमोली जनपद के नीति घाटी में है। पागल नाला चमोली जनपद के नीति घाटी में। दयाली सिरा नामक स्थान ये भी औली चमोली में है। तोपगढ़, बदाणगढ़, लोहाबगढ़ व दसूलीगढ़ चमोली में है, चमोली में थे। नंदप्रयाग का मूल नाम क्या था? कंडासू। नंदप्रयाग का मूल नाम क्या था? कंडासू था। नारायण बगड़ एवं झूला बगड़ चमोली के कर्णप्रयाग में है। जोंका पानी एवं भोर पानी चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित है। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध चमोली से है। तो बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है किसको? रूपा देवी को। 1939 में वनस्पति विज्ञान मार्गरेट लेगी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने पर उनकी मृत्यु हो गई। मार्गरेट लेगी की मृत्यु हो गई। फूलों की घाटी में मार्गरेट लेग की समाधि के ऊपर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। फ्रैंक एस स्माइथ ने फूलों की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 ईस्वी में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी। तो वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखा फ्रैंक एस स्माइथ ने लिखी। कब लिखी? 1938 में। बर्नीडहट चमोली के बेदनी में स्थित है। अथारी नामक स्थान ग्वादम चमोली में स्थित है। अग्नि बुग्याल थरयाली में यानी चमोली जनपद में स्थित है।
तो दोस्तों ये था हमारा चमोली जनपद का पार्ट 3 और चमोली जनपद के बारे में संपूर्ण जानकारी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले जनपद के बारे में। तो चमोली जनपद हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब मिलते अपनी नई वीडियो में किसी अन्य जनपद के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।